Hello students, how are you? Fine? Okay. Now it's fourth video of this chapter. Today we will discuss about the geometric progression. And before start GP, first we discuss some most important problems of AP. Okay. Here it's fourth video. The one problem is between 1 and 31. 1 and 31 AM numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि उसमें एकदम ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और शुरू हो गए। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, फिर कभी भी कोई दिक्कत उसी टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें वो क्या बोल रहा है, 1 और 31 दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो मतलब वो ये कहना चाहता है आपसे, जैसे ये 1 है और यहाँ 31 है सपोज, और इसके बीच में उसने क्या किया, एम नंबर इंसर्ट कर दिए, मतलब A1 A2 इस तरीके से AM ऐसे नंबर इंसर्टेड कर। ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरीके से इंसर्ट किए कि जो सिक्वेंस है ये कैसी है, ये AP है। ये सिक्वेंस कैसी है, AP बन गई। अब आप देखिए वो क्या कहता है, बस इतना तो खत्म हो गया, यानी कि 1 और 31 ये नंबर्स हैं और एम नंबर इंसर्ट किए, यानी कि टोटल नंबर्स की अगर मैं बात करूं इस एपी में, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, एम एम तो ये है A1 A2 A3 AM तक, तो एम और ये दो और एम प्लस 2 नंबर्स हैं इसमें। टोटल कितने नंबर्स हैं इसमें, एन इक्वल टू कितना है आपके पास, एम प्लस 2 नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, अब वो क्या कहता है, एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड एम माइनस वंथ नंबर्स, मतलब सेवेंथ टर्म का रेशियो, सेवेंथ मतलब जैसे ये A1 है A2 है A3 है A4, तो ऐसे करके A7 आएगा, ये सेवेंथ टर्म का रेशियो, और इधर AM-1 आएगा। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो ये बोलता है वो 5:9 है। तो पहले तो हमारा टास्क ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेवेंथ टर्म क्या है। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूं A7, इसका मतलब क्या हुआ, A7 का मतलब हुआ ये जो A7 है, मतलब ये A1 जो है ये सीरीज का कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और A2 जो है सीरीज का थर्ड टर्म है। ऐसे ही A7 जो होगा वो सीरीज का कौन सा टर्म होगा, एर्थ टर्म होगा, वो सीरीज का एर्थ टर्म होगा। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है उसका एर्थ टर्म होगा। इसका मतलब जब आप इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे A+7D, A+7D। 7D क्यों आया, क्योंकि एर्थ टर्म जो होगा, जैसे A8 अगर मैं लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा A+8-1 × D। ओके, तो A+7D आ गया। अब देखिए ए आप जानते हैं क्या है, ए इसकी जगह 1 है, क्योंकि ये जो आपकी एपी बनी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, और +7 × D। अभी हमें डी नहीं पता, तो डी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डी को पता करने के लिए सिंपल, देखिए आप क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला है AN = A+n-1 × D। ठीक है ना, मतलब AN की जगह हम L भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी जो है वो क्या है, लास्ट टर्म भी तो कोई टर्म है ना इस एपी का। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 31, और ये फर्स्ट टर्म क्या है 1, और उसके बाद देखिए एन की जगह कितना है M+2। मैंने आपको बताया ना एम टर्म तो ये हो गए और 2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो M+2 टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं M+2। तो हमने यहाँ क्या किया M+2, और ये -1 आ गया, और ये D। तो देखिए 1 को अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये आ जाएगा 30 = ये कितना हो गया M+1 × D। तो अगर मैं कॉमन D की बात कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 30/M+1। ये देखिए ये जो है कॉमन डिफरेंस आपका आ गया D की वैल्यू। तो ये D की वैल्यू में आप यहाँ यूज करेंगे हम, तो ये D की वैल्यू जब मैंने यहाँ यूज की तो कितना आएगा 30/M+1। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूं तो कैसे आ जाएगा, इधर देखिए M+1 क्या हो गया, एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा आपका M+1 प्लस, और इसका 7 का मल्टीप्लाई हो गया तो 210, यानी कि आप इसको लिख सकते हो M+211/M+1। अब देखिए अब वो आपसे क्या कहता है M-1 टर्म, मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ AM-1, यानी कि ये जो है वो कौन सा टर्म होगा, यानी कि AM होगा, ये कौन सा टर्म होगा AM होगा, ये AM। ठीक है ना, देखिए
इधर 1 है, इधर 2 है, मतलब ये A1 जब लिखा हुआ है तो ये सेकेंड टर्म है, और A2 लिखा हुआ है तो ये थर्ड टर्म। तो AM-1 जब मैं करूंगा, यानी कि A2 के लिए A1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो टर्म आएगा वो क्या होगा आपके लिए, ये देखिए, ये जैसे 7 है, तो आपका ये जो 7 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 8th टर्म है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ये A1 लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है, ये A1 लिखा है, लेकिन है ये सेकेंड टर्म। तो जैसे ही इसमें AM-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है, मतलब ये AM है, तो इसका मतलब ये होगा A+MD आएगा ये, ठीक है ना, ये MD आएगा। क्लियर, ओ सॉरी, M-1 D आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो A+M-1 इंटू डी, ये हो गया। कैसे, क्योंकि AM है ना ये M, और इधर मतलब इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही है, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, बार बार क्यों बता रहा हूं, कंफ्यूजन क्या है वो मैं बताना चाहता हूं फिर से। देखिए, ये 7th नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो इंसर्ट नंबर है उनमें 7th नंबर की बात कर रहा है, A7 की, और M-1 इसकी बात कर रहा है, मतलब ये सीरीज का 7th टर्म की बात नहीं कर रहा। अगर ये 7th टर्म सीरीज का कह रहा होता तो वो A6 होता 7th टर्म सीरीज का, समझे आप। इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। तो देखिए, अब यानी कि ये कितना आ गया, A+M-1 इंटू डी आ गया, ठीक है। और ये सिंपल तरीका है, यहाँ 7 है तो इधर भी 7 है, M-1 है तो इधर भी M-1 आ गया, सिंपल। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, A कितना है, A है 1, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा M-1, और D क्या है, D तो वही है 30/M+1, ये लीजिए। तो जरा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, M+1 प्लस 30M-30, तो आप ये देखिए कितना हो गया, 31M-29/M+1, ये आया। यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, ये जो रेशियो है, रेशियो मतलब वो ये कह रहा है कि गिवन क्या है वो मैं आपको बता दूं, मतलब A7/AM-1 का रेशियो कितना है, 5:9, ऐसे बोल रहा है, ये गिवन है 5:9 है, ठीक है। तो जरा देखिए, तो इसकी तो वैल्यू अब हमारे पास आ गई, A7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, M+211/M+1, A7 की वैल्यू है, या ऐसे लिख दीजिए। और इसकी वैल्यू है AM-1, ये है 31M-29/M+1, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिखा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, M+211/31M-29 इज इक्वल टू 5:9। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखिए 9 इंटू ऐसे आ जाएगा 211 इज इक्वल टू 5 इंटू 31M-29। अब देखिए, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 9M प्लस 998, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 हो गया M माइनस, अब देखिए 145, ओके। अब देखिए सिंपल है, अगर मैं इस M को इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 155M माइनस 9M, और ये क्या हो जाएगा 1899 प्लस 145, ओके। तो इसमें जब आपने माइनस किया तो कितना हो जाएगा, इसमें से आप जो है माइनस कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 146M, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया देखिए 9 और 5 मैंने ऐड किया तो 14, 8 10 4, और स्कर्ट, और ये हो गया, ये देखिए इतना आ गया, ठीक है। क्लियर है अभी तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये आपने कर लिया, ठीक। अब देखिए, ये आपका जो है m की वैल्यू जो है आपको निकालनी थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ थोड़ी जगह बना देता हूँ, चलिए इधर ही कर देता हूँ। इधर देखिए, तो m की वैल्यू क्या आएगी,
2044 अपॉन 146, ठीक है। तो आप इससे पहले 2 से करना चाहें 2 से कर लीजिए, 1022 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 73। उसके बाद आप इसको जो है डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ये हो जाएगा 1 और ये आ गया 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। क्लियर? डिवाइड करना तो आ ही जाएगा ना आपको, डिवाइड तो कर लेंगे ना, ठीक है। आप देखिए क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। तो देखिए वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। मतलब एक पॉलीगन दिया हुआ है आपको, तो पॉलीगन आप जानते हैं, पॉलीगन के जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 5 डिग्री। मतलब अगर एक एंगल है आपका 125 तो नेक्स्ट होगा 130, उससे आगे जाएंगे तो 140, 145, 150, इस तरीके से चलता जाएगा। तो कहता है इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हमें चाहिए, तो ये एपी बन रही है क्योंकि वो कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो आपका वो आ रहा है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 5 का। यानी कि वो ये कह रहा है आपसे कि पहला एंगल जो ऐसे मान लीजिए आपने लिया, जैसे हमने लिया 120 डिग्री फर्स्ट एंगल है, तो नेक्स्ट क्या होगा 125 होगा, फिर क्या होगा 130 होगा, फिर क्या होगा 135 होगा, यानी कि इस तरीके से एंगल आएंगे, ठीक है। अब यानी कि वो ये कहता है कि स्मॉलेस्ट एंगल आपको दिया है, तो आपने क्या किया, अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं एस एन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक है ना। 2a, a इसके लिए क्या होगा, a इसके लिए हो गया 120, ठीक है ना। तो ये a हो गया प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो d आप जानते हैं क्या आ गया 125 माइनस 120, तो यानी कि 5 डिग्री। जो निकालने की जरूरत नहीं थी, ये तो अपने से दिया ही गया है, तो 5 डिग्री, ठीक है। ऐसे देखिए। अच्छा इसमें n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स तो हमें निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं। तो अब आप देखिए इसको आपने जब आप सॉल्व कर दिया तो ये हो गया n/2, ये हो गया 240 प्लस 5n-5, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, फिर ये लिख दीजिए n/2 और ये आपका हो गया 235 प्लस 5n। चलिए अभी आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट आया, एसन तो दिया नहीं है, सिर्फ इतना आ गया, एसन आ गया। लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन का एक फॉर्मूला होता है, सम का ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कोई भी पॉलीगन दिया हो, 5 साइड्स हो, 7 साइड्स हो, जितनी भी साइड्स हो उसमें अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपका जो पॉलीगन है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3-2 आप करेंगे तो 1, तो 180। तो जो आपका ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी यही है, ठीक है ना। तो वही जो है हमने यहाँ अप्लाई किया। तो देखिए यानी कि ये एसन है, ये एसन है। मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था कि किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे उसमें एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक मीन वाला, तो आप ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मेथड कोई भी हो, आंसर तो एक ही आएगा ना।
जब इंटीरियर एंगल का सम ये भी है और इंटीरियर एंगल का सम ये भी है, यानी कि दोनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब आंसर भी सेम आना चाहिए। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब उसने क्या कहा, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा दे, देखिए, तो इसने ऐसे लिखा n/2 और होगा 235 + 5n इज इक्वल टू, इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 180 n - 360 डिग्री, ये हुआ। ठीक है, आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 235 n + 5n स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते होगा 360 n - 720 डिग्री। ओके, अब देखिए आप सबको एक साथ कर लीजिए, तो ये हो गया 5n स्क्वायर, और आप इसको भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, मतलब ये हो रहा है 360 को आप इधर लाएंगे और ये 235, तो ये देखिए ये आपका आ गया, ठीक है, 125। क्लियर, ये हो गया 125, यानी ये इधर आएगा तो माइनस हो गया 125 n, और ये माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए जिससे कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो गया, ये देखिए, और ये कितना हो गया 144। ओके, ये आ गया। अब मैं इसके अगर फैक्टर करना चाहता हूं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 144 के फैक्टर करिए, तो 144 के जब मैंने फैक्टर किया तो क्या आएगा 16 × 9, तो ये 144 हो गया, और इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो 25 भी आ रहा है। ठीक है, 144 इज इक्वल टू 0। तो देखिए n स्क्वायर - 16n - 9n + 144 इज इक्वल टू 0। तो आपने n कॉमन लिया तो n - 16 - 9 कॉमन लिया तो n - 16 इज इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर क्या है, फैक्टर मैं यहाँ लिख दूँ, तो ये फैक्टर आए n - 9 और n - 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 9 होगी या फिर n की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। तो देखिए आपका आंसर होगा n = 9। ठीक है ना, n = 9 आपका आ गया। ठीक है, n = 9 आपका आंसर है। अब n = 9 जो है वही आंसर क्यों है, n = 16 आंसर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस पे आप जो है ध्यान से इसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि n = 16 आंसर क्यों नहीं है, n = 9 आंसर ही मैंने क्यों कंसिडर किया। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे अब जीपी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब जीपी का डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, क्योंकि अब जीपी को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि जीपी आपके लिए नया है। एपी आपने जो है 10th क्लास में भी पढ़ा था और एपी का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब जीपी आपके लिए नया है लेकिन इजी है। ठीक है, देखिए, अ सीरीज इन विच द रेशियो, अब देखिए एपी से अगर आप इसको कंपेयर करके चलेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। उसमें क्या था, सम था, इसमें क्या हो रहा है, रेशियो। नहीं, इसमें क्या हम लोग करते थे, उसमें क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे। मतलब एक मिनट पहले डेफिनेशन देख लीजिए फिर बताता हूं। रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज द सेम थ्रू आउट। मतलब कह रहा है रेशियो जो है प्रीसीडिंग टर्म से जो आपका रेशियो है, और एपी हम क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे। मतलब a2 - a1, a3 - a2, या a5 - a4, या a8 - a7, मतलब प्रीवियस टर्म से हम डिफरेंस निकालते थे, तो वो सेम रहता था एपी में। इसमें क्या कर रहे हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, इस कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी, इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी बोलते हैं। एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कई सारी चीजें मैं पहले से ही लिख देता हूं जिससे कि हमारा टाइम सेव हो पाए। ठीक है ना, कम से कम टाइम में आप जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। ठीक है ना, तो देखिए अब ध्यान से देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, कुछ भी खास नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। देखिए मैं बताता हूं, स्टैंडर्ड जीपी जो हम बनाते हैं वो कैसे बनती है, जैसे AR² AR³ AR⁴ इस तरीके से ये स्टैंडर्ड जीपी है। अच्छा, बात समझने वाली है कि ये जीपी है,
तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जीपी है। तो जीपी में क्या कह रहा है वो, प्रीसीडिंग टर्म से जो रेशियो है, मतलब प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये टर्म है A1 और ये टर्म है A2, ये है A3, ये है A4, इसी तरीके से ये है A5, ठीक है, इस तरीके से टर्म्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि A2 अपॉन A1, भाई A2 का प्रीसीडिंग टर्म कौन है, A1, तो उसके साथ मैंने जब रेशियो निकाला, A3 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A2, तो मैंने उसके साथ जो रेशियो निकाला, A4 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A3, A5 का प्रीसीडिंग क्या है, A4। तो अगर मैं ये रेशियो निकालता हूं तो ये रेशियो क्या आता है, रेशियो जो है सेम आता है। और ये जो रेशियो आता है, तो जैसे अगर मैं अभी निकालूं AR अपॉन A मैंने किया तो क्या आएगा R, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। एपी जब आपने पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉमन डिफरेंस, और ये क्या हो गया, कॉमन रेशियो। उसको हमने डिनोट किससे किया था, डी से, स्मॉल डी, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। ये कॉमन रेशियो है, वो क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन रेशियो इस तरीके से आता है। तो आप समझ गए कॉमन रेशियो कैसे था। अब बात है nth टर्म। nth टर्म आप कैसे निकालते हैं, nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, मतलब कोई भी टर्म जब हमें निकालना है, तो जनरल टर्म जो हम निकालते हैं वैसे करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला है, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला। जैसे कि आपने एपी में किया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें जो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर हो गया आपको ये फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही दिख जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ए आर की पावर यहाँ 0 है, इधर ए आर की पावर 1 है, इधर ए आर की पावर 2 है, इधर ए आर की पावर 3 है, ए आर की पावर 3 है। 3 का मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं ना 4 माइनस 1। देखिए 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है ना, तो फोर्थ टर्म में क्या हुआ, ए इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। तो जैसे ही nth टर्म जब आएगा तो ऐसे आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। जैसे फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म के बारे में बताऊं, अगर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस वन लिख सकते हैं। तो देखिए ये देखिए, वैसे ही nth टर्म आएगा तो ए एन इक्वल टू ए डॉट आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक, समझ गए आप। सिर्फ अब हमें क्या करना है, अभी तक हम जो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे तो प्रीवियस टर्म को माइनस करके निकाल रहे थे, अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करके निकालने वाले हैं। ठीक है, बस इतना सा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं जिससे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका जो है आइडिया आ जाएगा। तो देखिए इसमें बोलता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द जीपी। ये जीपी दी गई 5/2 5/2 5/4 5/8, इस तरीके से जीपी दी गई, इसका हमें 20th टर्म चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ जीपी, ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो है, हम जब 20th टर्म निकालेंगे तो मैंने आपको एक वो भी बता दिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये दिया है 5/2 5/4 5/8, और इस तरीके से हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको, तो इसमें ए क्या है, ए ये हो गया फर्स्ट टर्म, ए हो गया। और जो आप कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, A2 अपॉन A1 कर दीजिए, कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो ये हो गया 5/4 अपॉन 5/2। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 1/2, ये क्या आ गया 1/2। तो हमें क्या चाहिए, 20th टर्म। तो 20th टर्म जब हम निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 9 एन माइनस वन। तो हमने जब 20 लिखा, एन की जगह जब हमने 20 लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए का मतलब ये 5/2, ये आ गया 5/2 इंटू, और आर कितना है हमारे पास 1/2, तो 1/2 की पावर कितना हो गया, एन माइनस वन मीन्स 20 - 1 यानी हो गया 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। ठीक है, यानी आपको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, ये 2 की पावर 19 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ये आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, nth टर्म, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला है तो 20th टर्म हो 50th टर्म हो कोई भी टर्म हो, उसको तो सिर्फ आप n की जगह वो टर्म लिख दीजिए। जैसे हमें यहाँ 20th चाहिए था तो हमने क्या किया, यहाँ 20 रखा, तो यहाँ 20 - 1 19 हो गया। तो ये देखिए बस, बाकी तो कैलकुलेशन है। और 2 की पावर 19 यहाँ 2 की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 2 की पावर 20 हो गया, और ये 5 ऊपर है। 5 हमारा जो है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर 19 इंटू 2, तो 2 की पावर 20 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, पहले मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक बार इस क्वेश्चन को करके कैसे होगा।
देखिए ये क्वेश्चन जो है कह रहा है द फिफ्थ टर्म, एथ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली। मतलब वो ये कह रहा है फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, पी। ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, एट्थ टर्म, एट्थ टर्म क्या है, क्यू। और 11th टर्म जो है वो क्या है, आर पी क्यू एस, सॉरी ये एस है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस होगा। तो ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सिर्फ इतनी है कि फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म क्या है, nth टर्म का अगर मैं यहाँ फार्मूला लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, ए आर पावर 5 - 1 मतलब 4 इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, ए आर की पावर 8 - 1 मतलब 7, ये क्यू हो गया। और ए आर की पावर अगर मैं 11 - 1 करूं तो क्या होगा, 10, ये एस दिया हुआ। तो अगर मैं बात करूं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो देखिए, तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, क्यू स्क्वायर से शुरू कर रहा हूं। तो क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर मतलब ये है ए आर की पावर 7, मतलब ए आर की पावर 7 का स्क्वायर। यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो अब आप इसको, ये आ गया, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर, ये देखिए पी, देखिए पी कितना है, आर की पावर 4 इंटू, ये कैसे लिख लिया, इंटू ए आर की पावर ये 10, ऐसा हो गया। ये देखिए, मतलब अगर मैं इसको ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14 को ऐसे लिखना चाहता हूँ, ए इंटू ए करूंगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और 4 और 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है ना, तो 14 हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये है क्या वैसे, ये है पी और ये क्या है, एस। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, देखिए इस तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई खास चीज नहीं है इसमें। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अभी तक। अब देखिए, ये सिर्फ क्वेश्चंस लिखने का बेटा पर्पस यही है, टाइम हमारा सेव हो पाए। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन वो ये कहता है, √3 इज 729। मतलब वो ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें वो ये पूछ रहा है, ये 729 जो है वो इसका विच टर्म इज 729, मतलब 729 कहाँ आएगा। तो मतलब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ए एन इक्वल टू क्या है, ए आर रेस्ट टू पावर n - 1 होता है, यानी ये फार्मूला है हमारे पास। तो आपको ये बताना 729, मतलब 729 जो है वो किस टर्म की वैल्यू है। मतलब ए एन ये दिया हुआ है, ए एन मतलब ये क्या दिया है, ए एन, ये क्या दिया हुआ है, ए। आपको क्या निकालना है, डी, सॉरी आर। आर जब आप निकालते क्या होता है, A2/A1। A2 क्या है, 3, A1 क्या है, √3। तो आप जानते हैं 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और ये कितना है, √3। तो ये देखिए ये आ गया √3। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सारी चीजें देखनी है आपको, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ये √3 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, ए भी है हमारे पास √3, तो हमने ये लिख दिया √3। भाई आर की वैल्यू हो गई √3 की पावर n - 1। ठीक है ना। और हमें करना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए क्या करिए, √3 यानी इसकी पावर 1 है ना, और इसकी पावर n - 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 की पावर n - 1। अगर मैं इसको और इजी कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर n - 1/2, मतलब √3 है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये ऐसे हो गया। और ये 729 है, तो 729 के लिए मैं आपको ये बताऊं, 729 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 729 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए, 3 3 3 3 81, 81 3 जा करिए, 81 3 जा कितना होता है, 3, ये हो गया। फिर कीजिए, 3 से कीजिए, देखिए आ गया। तो कितने बार हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, यानी कि 3⁻6, यानी कितना आया, 3⁻6 आया। तो देखिए ये है 3⁻6 और इधर है 3⁻n - 1, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है वो भी इक्वल होगी, तो n - 1/2।
ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 12 एन माइनस वन उधर गया तो प्लस हो गया, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 13, एन इक्वल टू 13 आ गया। आपको बात समझ में आई कैसे हमने सॉल्व किया? ठीक है, कैलकुलेशन पे बेटा विशेष ध्यान दीजिए जिससे कि जो है क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एन इक्वल टू 13 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इतना आप नोट भी करते जाइए साथ में, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, याद रखना है आपको। अब देखिए एक जो है मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और नोट भी करते जाइए साथ में, तो अच्छा होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं ये करता हूं, ये लिखा हुआ है यहाँ, ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। मतलब क्या कहना चाहता है वो ये कह रहा है आपसे -2/7। ये 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्स और -7/2 ऐसे लिखा हुआ है। वो कह रहा है ये जीपी में है। तो हम लोग करते क्या थे, अगर एपी में होता था तो हम यही तो करते थे कि भैया कॉमन जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। मतलब A2 - A1 अगर है, वैसे ही A3 - A2 करते तो ये सब इक्वल होना चाहिए। अब ये केस किसका है? ये केस है जीपी का, ठीक है ना, जीपी का केस है। तो जीपी के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई A2/A1 अगर A3/A2 ये इक्वल अगर आ रहे हैं, ये रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं, भाई जीपी में क्या डेफिनेशन है, सिर्फ रेशियो तो इक्वल आना चाहिए ना। तो रेशियो A2/A1 A3/A2, मतलब प्रीवियस वाला जो टर्म है भाई इसको आप क्या करें, A1 है ये A2 है और ये A3 है। तो ये जो टर्म्स दिए गए हैं, अगर ये रेशियो कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। तो ये पहले ही से कह रहा है ये जीपी है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये फॉलो करना चाहिए इसको। तो A2 क्या है, तो ये हो गया x/A1 क्या है -2/7। A3 कितना है -7/2 और A2 कितना है x। तो अगर ये मैंने वैल्यू रख दी तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल का साइन है तो इधर आया तो ये हो गया x² और ये हो गया -7/2 -2/7। और देखिए माइनस माइनस 2 से 2 कट गया, 7 7 कट गया, ये हो गया 1। देखिए ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। x² इक्वल टू कितना आया 1, x² इक्वल टू 1 आपका आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इक्वल टू आप कर दीजिए +-1। ये देखिए ये आया। अब एक बार क्या करते हैं, अपना आंसर चेक कर लेते हैं भाई। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ -2/7 -1 और -7/2, तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा -2/7 तो जो भी आंसर आएगा 7/2 आएगा। इससे जब लेंगे तब भी 7/2 आएगा, देख लीजिए चेक कर लीजिए। अगर मैं ये वैल्यू -1 की जगह +1 लेता हूं तब भी आपका सेम जो है, मतलब जो कॉमन रेशियो बनेगा वो क्या होगा, सेम बनेगा। यानी कि x की ये दो वैल्यू होंगी +-1 +1 - 1 दोनों वैल्यू होगी। ये 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपने कर लिया। बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, तभी सफलता आपको मिलेगी। बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।